Hello everyone, welcome to my YouTube channel Law with AT. Today we are going to see how we can draft partnership deed and most importantly how we are going to attempt the question of partnership deed. So if you are student of LLB और BA LLB तो आपके सब्जेक्ट में यानी कि जो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक होता है डीड्स का जिसमें कि पार्टनरशिप डीड भी रहता है। तो वो हम आज देखेंगे कि हम किस तरीके से उसको लिखेंगे एंड क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ कि लिखने से पहले यू मस्ट रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल प्लेन सा क्वेश्चन आता है कि जस्ट ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डीड, बट कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पार्टनर्स के नेम बता देंगे या फिर बोल देंगे कि लोकेशन ये रखनी है, डेट ये रखना है। तो मेक श्योर कि आप वो सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आंसर लिखें। नहीं प्रोवाइडेड है तो जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आप अपना इमेजिनरी प्लेस नेम जो भी है वो लिख करके आप आंसर को प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पार्टनरशिप डीड, मतलब सबसे पहले आएगी टाइटल। टाइटल के बाद वाली जो लाइन है वो है दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज़ मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट ऑन। तो यहाँ पे जो एट है, एट के बाद आपका जो भी प्लेस है जो अगर तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वो वाली प्लेस, इफ़ नॉट देन जहाँ पर भी आप हो उस टाइम पे वो वाली प्लेस को आपको मेंशन करना है। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे डेट भी लिखनी है। डेट का फॉर्मेट आप इस तरीके से लिखेंगे कि पहले आप डेट लिखेंगे, डे ऑफ, मंथ एंड देन ईयर। तो सबसे पहले आ जाता है कि आखिर ये डीड किस चीज़ की है, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टीशन की डीड है तो आप लिखेंगे दिस डीड ऑफ पार्टीशन। सेल डीड है तो आप लिखेंगे दिस डीड ऑफ सेल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि इज़ मेड एंड एग्जीक्यूटेड, ये बनाई जा रही है और एग्जीक्यूट करी जा रही है कहाँ पे और किस दिन पे, यानी कि आपको प्लेस और साथ ही साथ डेट लिखनी है। सो दिस विल बी योर फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आती है वो आती है बिटवीन, और यहाँ से शुरू होता है पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो पार्टनर्स एक से ज़्यादा ही होते हैं पार्टनरशिप में। ऑब्वियसली अकेला पार्टनर तो एक पार्टनरशिप फॉर्म को इस्टेब्लिश नहीं करेगा, तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा। तो अगेन यू विल चेक इन योर क्वेश्चन कि कितने पार्टनर्स के बारे में वो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो गो एज़ पर योर विश। 2 ही पार्टनर का मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप 2-3 जो भी करना चाहो कर सकते हो। सबका एक ही सेम बेसिक जो है चीज़ होगी कि आपको सब में पहले तो नंबरिंग डालनी है। उसके बाद पहली चीज़ है कि उनका नाम लिखना है, देयर एज, देयर ऑक्यूपेशन एंड वेयर दे डू रिसाइड। आपको उनका रेसिडेंट लिखना है, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना है कि वो कहाँ रहते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि एक एड्रेस आप प्रिपेयर करके रखो, एक नहीं 2 एड्रेसेस प्रिपेयर करके रखो, अपना खुद का या अपने एक फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का, सो दैट आपको एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये सोचने में कि आखिर क्या एड्रेस लिखूं। अगेन आप सेकंड में भी यही करोगे, सेकंड पार्टनर का नेम लिखेंगे, हम एज लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे और वो कहाँ के रेसिडेंट है ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो एक लाइन आती है कि हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द पार्टनर्स। बहुत सारे डीड में क्या होता है कि वो यहीं पे ये एक लाइन लिख देते हैं, जैसे ये नंबर 1 पार्टनर है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पार्टनर नंबर 1 एंड सेकेंड पार्टनर की डिटेल्स के आगे लिख दिया जाएगा हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पार्टनर नंबर 2। यूजुअली अगर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं तो इस तरीके से मेंशन करते हैं। 2 पार्टनर के केस में भी आप मेंशन कर सकते हो, और यू कैन गो विद दिस कॉमन लाइन जिसमें कि आप ये लिख रहे हो कि अब से ये जितने भी हमने ऊपर लिखा है ये सब पार्टनर्स कहलाएंगे, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज पार्टनर्स। उसके बाद जो ये रेड कलर में ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, यू शुड मेमोराइज दीज लाइन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके आंसर को काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव भी बनाता है। तो इसमें ये लिखना है कि विच एक्सप्रेशन शैल अनलेस रिपग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स देयर हेयर्स, एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड असाइनीज।
उसके बाद आता है वेरस क्लॉज। तो वेरस क्लॉजेस यूजुअली बहुत सारे डीड्स में नहीं मिलेंगे आपको, और वो डायरेक्ट इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, नाउ दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप विटनेसेस एज फॉलोज। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यू मस्ट राइट दीज क्लॉजेस। एंड वेरस क्लॉज लिखने के दो तरीके देखे हैं मैंने यूजुअली। जैसे कि वेरस के बाद नंबरिंग करके 1 2 3 करते हैं, नहीं तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो कि आप वेरस लिखो और उसके साथ लिख दो एंड वेरस। वेरस के बाद की जो पहली लाइन आएगी, पहला क्लॉज आएगा, उसमें आप बताओगे कि जो पार्टनर्स हैं उनका इंटेंशन है। नाउ द पार्टनर्स आर इंटेंडेड कि उनको बिजनेस कैरी ऑन करना है साथ में, फिर बिजनेस का नाम बता दोगे आप और कहाँ करना है वो लोकेशन आपको लिख देनी है। तो पहले में आप बस इतना ही बताओगे कि जो पार्टनर्स हैं, जो भी हमने अबव मेंशन नेम पार्टनर्स बताए हैं, दे आर इंटेंडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, बिजनेस है वो, एंड लोकेशन बता दोगे। उसके बाद जो सेकेंड वेयरएस क्लॉज आता है उसमें आप बताओगे कि पार्टनर नंबर 1 एंड पार्टनर नंबर 2 here to decided to reduce into writing the terms and conditions as are mutually agreed between them। तो आप ये चीज़ बताओगे कि ये जो पार्टनर नंबर 1 है और जो पार्टनर नंबर 2 है, इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम अब इस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको हम राइटिंग में डिड्यूस करेंगे, तभी ये पार्टनरशिप डीड जो है फॉर्म हो रही है। दोनों वेयरएस क्लॉजेस लिखने के बाद आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि वेयरएस पार्टनर नंबर 1 उनका नाम, एज, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेस। मतलब अगर आपको बढ़ाना है आंसर तो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि वेयरएस के स्टार्टिंग में आप पार्टनर नंबर 1 के बारे में बता रहे हो, वेयरएस के सेकंड में बता रहे हो पार्टनर नंबर 2 के बारे में, उसके बाद फिर आप ये लाइन लिख रहे हो कि इंटेंशन है उनका, और फिर रिड्यूस इनटू राइटिंग। मतलब ऊपर 2 आप एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हो, बट ये 2 चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो कि पार्टनर का इंटेंशन है कि साथ में बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है और कहाँ करना है, एंड उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया है कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस को राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़ कि अब फाइनली ये जो डीड है वो विटनेस होने वाली है, तो आप लिखोगे नाउ दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप विटनेसेस एज फॉलोज। ये जो लाइन है और जो ऊपर मेड एंड एग्जीक्यूटेड वाली लाइन है वो सारे डीड में एज इट इज़ यूज़ होती है, बस उनका ये जो नाम है वो चेंज हो जाता है। अगर पार्टीशन का है तो पार्टीशन आ जाता है, सेल का है तो सेल आ जाता है। इन आवर केस इट इज़ ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन नाउ दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप विटनेसेस एज फॉलोज। उसके बाद क्लॉजेस शुरू होते हैं और वो हर क्लॉज शुरू होता है एक तो नंबरिंग से, सबसे पहले आपको नंबर्स डालने हैं और साथ में आपको लिखना है दैट। जो भी क्लॉज होंगे वो दैट से शुरू होंगे। नाउ ये जो आपको ब्लू हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं, दिस यू आर नॉट सपोज टू राइट, इट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर हम क्लॉज में लिख क्या रहे हैं। और लास्ट मोमेंट के लिए ये बहुत अच्छा रिविजन होता है कि आप फटाफट से देख लो कि आपको आखिर लिखने क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें आप लिखोगे बिजनेस के बारे में कि आखिर ये बिजनेस है किस चीज़ का और ये बिजनेस की लोकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आई रीड दिस फॉर यू, दैट द पार्टनरशिप विल बी इंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ होम डेकोर, सजेस्टिंग दैट द बिजनेस कुड बी रिलेटेड टू होम इंटीरियर्स। द बिजनेस लोकेशन इज, जो भी आपको लोकेशन लिखनी है वो, बट द पार्टनर्स कैन म्यूचुअली अग्री टू शिफ्ट इट एल्सवेयर इफ नीडेड। तो फर्स्ट क्लॉज में हम लिखेंगे कि हमारा पार्टनरशिप किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या काम है। वो आपका कुछ भी हो सकता है, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है, लॉ फॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, क्लोथिंग से रिलेटेड हो सकता है। इट अगेन डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंड नहीं दिया हुआ है तो आप खुद के मन से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद सेकेंड लाइन है, सेकेंड क्लॉज है फॉर्म का नेम, यानी कि आपके बिजनेस का नाम क्या रखा है आपने। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम रखा है G&K डेकोर्स, आप भी नाम जो है अकॉर्डिंगली डालोगे, लिखोगे, एंड उसके बाद डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी आप डालोगे। उसके बाद साथ ही साथ आप ड्यूरेशन भी लिख दोगे। यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ डीड्स में ड्यूरेशन का एक सेपरेट क्लॉज होता है, बट मैंने इसको कंबाइन करके लिखा है, तो आपको जैसे भी सही लगे आप वैसा करो। फर्म नेम में मैंने फर्म का नेम और वो किस दिन इस्टेब्लिश हुआ है और कितने टाइम के लिए वो इस्टेब्लिश हुआ है वो लिखा है।
ड्यूरेशन में एक बात याद रखना, आप ये ज़रूर लिखना कि अनलेस एक्सटेंडेड और टर्मिनेटेड अर्लियर बाय दी पार्टनर्स। आपने जो फिक्स टर्म बताया है, हो सकता है कि वो टर्म एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है वो टर्म पूरा होने से पहले ही डिज़ोल्व हो जाए पार्टनरशिप, तो आप मेंशन करोगे कि ये पार्टनर्स के द्वारा हो सकते हैं चेंजेस। जो थर्ड चीज़ है कि अब भाई बिज़नेस बन गया, बिज़नेस डिसाइड हो गया, बिज़नेस का नाम, लोकेशन, डेट, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आखिर इन्वेस्टमेंट क्या होगी। तो इसीलिए जो हमारा थर्ड क्लॉज होता है वो डील करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन से, कि दोनों पार्टनर कितना कितना शेयर देंगे। सबसे ईजीएस्ट तरीका है दोनों का इक्वल शेयर। आपको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना है तो फिर आप जाओ कि जैसे 3 पार्टनर हैं तो 30, 50, 20 ऐसे शेयर्स हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि इक्वल शेयर बता दीजिए कि ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स एन इक्वल शेयर टू द टोटल कैपिटल ऑफ, कि टोटल कैपिटल भाई इतना था, उसका दोनों ने इक्वल शेयर दिया है। एंड साथ ही साथ अगर कुछ एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड है तो लेटर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट अराइज होती है तो दोनों पार्टनर जो है इक्वली उसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो फोर्थ क्लॉज आता है वो आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट इक्वल किया है तो शेयरिंग जो होगी वो भी इक्वली होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप विल बी शेयर्ड इक्वली। इससे क्या होता है, दिस इंश्योर्स दैट ईच पार्टनर रिसीव्स एन इक्वल पोर्शन ऑफ बिजनेस सक्सेसेस और बियर्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लॉसेस। प्रॉफिट होगा तो दोनों इक्वली शेयर रिसीव करेंगे उस चीज़ को, अगर लॉस हो रहा है तो दोनों इक्वली उस लॉस को बेयर करेंगे। जो फिफ्थ चीज़ है वो है अकाउंट बुक्स, यानी कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होगा फर्म के प्रेमाइसेस में, और वो दोनों पार्टनर्स के एक्सेस में होगा, मतलब दोनों पार्टनर उसको चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी जो है बिजनेस में बनी रहे। उसके बाद जो सिक्स्थ क्लॉज है दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर, कि जो फाइनेंशियल ईयर होगा फर्म का वो होगा फ्रॉम April 1 to 31 मार्च, और जो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर होगा उसमें दोनों जो है पार्टनर्स आके साइन करेंगे। उसके बाद जो सेवेंथ क्लॉज है उसमें हमने लिखा है कि एक्टिव पार्टनर्स, तो हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया है मिस्टर जी एंड मिस्टर एच, ये दोनों ही एक्टिव पार्टनर्स हैं। मैंने इसमें इन दोनों के काम को डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप भी लिख सकते हो कोई भी काम। सपोज मैंने यहाँ पे मिस्टर जी को बोला है कि मिस्टर जी जो है वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से डील करेंगे, एंड मिस्टर एच जो है जितनी भी डिलीवरी एंड सर्विसेज वाला काम है इस बिजनेस का उसको देखेंगे। तो आप बता दोगे कि सो एंड सो आर द एक्टिव पार्टनर्स एंड सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो एंड सो वर्क। एट्थ, बैंक अकाउंट। अभी ये जो फर्म है ये मिल करके एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। बैंक अकाउंट के बारे में बता रहे हो तो बैंक अकाउंट के डिटेल्स बताओ कि GNK डेकॉर्स होगा। अगर आप अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, बैंक का नाम भी लिख देते हो, मैंने शायद मिस कर दिया, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा कि सो एंड सो बैंक में इन्होंने ये कॉमन एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है और ये ऑपरेट होगा जॉइंटली बाय बोथ द पार्टनर्स। अगर यहाँ पे हमारे 2 पार्टनर्स हैं, आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो आप लिखोगे बाय ऑल द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। एंड जो 9th क्लॉज है वो बात करता है ड्यूटीज़ की। ड्यूटीज़ की मतलब जो दोनों पार्टनर्स हैं या मल्टीपल पार्टनर्स हैं उन वो सब एक्सपेक्टेड हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें एकदम अच्छे तरीके से और कोई नेग्लिजेंस अपने पार्ट में शो ना करें। इफ़ इन केस कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है जिसकी वजह से लॉस होता है, देन दैट पार्टनर विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस, और उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ एनी पार्टनर्स नेग्लिजेंस लीड्स टू लॉसेस दे आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेटिंग द फर्म। जो 10th क्लॉज है वो बात करता है रिस्ट्रिक्शन की, कि अगर जो पार्टनर्स हैं जो कि इस बिजनेस के लिए साइन कर रहे हैं इस डीड के अंदर, वो ऐसा कोई सिमिलर बिजनेस जो है किसी और के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो आप ये रीड कर लीजिए, क्लॉज 10 रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है।
देन जो 11th क्लॉज है वो बात करता है रिटायरमेंट की। तो आप एक रिटायरमेंट के लिए खुद से कुछ भी बना दीजिए, कितने डेज़ का नोटिस पीरियड होगा, नोटिस पीरियड चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने इस एग्जांपल में लिखा है कि भाई जो पार्टनर है उनको रिटायर करने से पहले अगर उनको रिटायर करना है तो एक रिटन नोटिस जो है दूसरे पार्टनर को 60 डेज़ एडवांस में दे देंगे, सो दैट इससे क्या होता है जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर हो गए, जो रिटायरिंग पार्टनर हो गए, उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है कि चेंज के साथ एडजस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जो उनका पार्ट है, जो वो पार्ट करते आ रहे थे, वो पार्ट किसी और को असाइन करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए पार्टनर को टाइम चाहिए होता है, दूसरे पार्टनर को। तो इसीलिए क्लॉज यूजुअली डीड्स में डाल दिया जाता है। कुछ कुछ डीड्स में नहीं डालते हैं कि नोटिस पीरियड क्या है, दे जस्ट राइट कि ठीक है रिटायर करना है तो आप बताइए। बट ये ज़्यादा फॉर्मल दिखता है कि आप एक नोटिस पीरियड प्रोवाइड करें। इसके बाद जो 12th क्लॉज लिखा है वो है न्यू पार्टनर्स की, कि अगर जो पार्टनर्स है वो चाहते हैं कि कुछ न्यू पार्टनर्स आएँ तो वो सबको अग्री करना पड़ेगा। मतलब न्यू पार्टनर्स कैन ओनली जॉइन द फर्म इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अग्री, क्योंकि सबका रोल इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सब अग्री करते हैं तभी न्यू पार्टनर्स ज्वाइन होंगे। और जो 13th क्लॉज है that deals with dissolution, कि the partnership is set to dissolve automatically after 7 years। यहाँ पे 7 years इसलिए लिखा है क्योंकि आप ऊपर देखोगे, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि ड्यूरेशन बताया था मैंने कि मेरे एग्जाम्पल में हमने ड्यूरेशन लिया है 7 years का। तो आपने जो भी ड्यूरेशन ऊपर मेंशन किया है, मेक श्योर कि वही सेम ड्यूरेशन आप नीचे लिखें, डिफरेंस ना क्रिएट करें। उसी टाइम पे ये डिज़ोल्व हो जाएगी। या फिर उसके साथ एक लाइन और लिखेंगे आप कि अनलेस द पार्टनर्स डिसाइड अदरवाइज। हो सकता है ऊपर भी हमने लिखा था कि फिक्स टर्म तो 7 years का है, बट इफ़ पार्टनर वांट्स दे कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड, और उससे पहले भी डिज़ोल्व हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ आपको रिपीट करनी है कि जिस तरीके से पार्टनर्स डिसाइड करेंगे उस तरीके से तो होगा ही, बट मेनली जो है 7 years में ये जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन का पॉइंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो कमर्शियल चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। तो उसके लिए आप हर बार कोर्ट नहीं जा सकते, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके लिए हम आर्बिट्रेशन के मेथड को फॉलो करते हैं। इसीलिए बहुत सारे पार्टनरशिप डीड्स में आप देखोगे कि आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज मेंशन होता है कि वो पहले से ही एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं। जैसे कि मेरे इस एग्जांपल में हमने मिस्टर ए बी को जो है हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया है। अब अगर कहीं इशू आता है तो वो उसको मीडिएट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और जो भी उनका डिसीजन होगा वो बिल्कुल फाइनल एंड बाइंडिंग होगा दोनों ही पार्टीज़ के ऊपर, या फिर अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स के ऊपर। ये सारे क्लॉजेस लिखने के बाद आप लिखोगे इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टनर्स हैव एग्जीक्यूटेड दिस डीड ऑन एट। मतलब ये विटनेस जो हमने ऊपर से पूरी सारी क्लॉजेस लिखी हैं, अब ये सारे क्लॉजेस को फॉलो करते हुए विटनेस के सामने जो है दो पार्टनर्स जो हैं वो डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप डेट लिखो और कहाँ कर रहे हैं यानी कि प्लेस लिखो। फिर पार्टनर्स का साइन आएगा, दोनों पार्टनर्स का नेम एंड सिग्नेचर। तो ये जो SD है, एग्ज़ाम में आप सीधे SD लिख सकते हो, क्योंकि आप मिस्टर जी लिखो फिर मिस्टर जी की साइन करो तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप नॉर्मली SD लिख दो। SD का मतलब होता है साइन हेयर अंडर। उसके बाद पार्टनर 1 का साइन, पार्टनर 2 का साइन, प्लेस एंड डेट। ये होने के बाद यहाँ पे फिर से प्लेस एंड डेट। तो आप ध्यान दो कि 3 जगह प्लेस एंड डेट है। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है यहाँ पे, जब यहाँ पे ख़त्म हो गया है ये, यहाँ पे प्लेस एंड डेट है, और सिग्नेचर के बाद आपको प्लेस एंड डेट को मेंशन करना है। एंड लास्टली आप लिखोगे विटनेसेस, और विटनेस का साइन आएगा, नाम आएगा एंड एड्रेस भी आएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ पार्टनर का साइन क्यों कर रहे हैं, नाम क्यों कर रहे हैं, एड्रेस क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज हमने एड्रेस ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, इसलिए नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे विटनेसेस का एड्रेस इज़ मैंडेटरी। आप यहाँ पे उनका सिग्नेचर, नेम एंड एड्रेस लिखोगे। तो बहुत जल्दी एक क्विक रिविजन कर लेते हैं।
तो पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मतलब एक राइटिंग में डिड्यूस कर लेते हैं, और ये एक फाउंडेशन जो है पार्टनरशिप का वो बना देता है और प्रिवेंट करता है कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं आगे तो किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले टाइटल आता है जिसमें कि आप उसका नाम लिखेंगे, पार्टनरशिप डीड हो या फिर एग्रीमेंट हो। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन में नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ ऑल पार्टनर्स लिखेंगे। सारे पार्टनर्स का आपको नाम, एड्रेस, एज भी लिखना है एंड ऑक्यूपेशन भी लिखना है। फिर आप फर्म का नेम, एड्रेस और उनका जो भी ऑफिशियल नेम है, लोकेशन है, वो लिखोगे। इन्वेस्टमेंट की बात करोगे कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस का किस तरीके से शेयरिंग हो रहा है वो लिखोगे। क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक्टिव पार्टनर्स के वो लिखोगे। क्या ड्यूरेशन होने वाला है इस पार्टनरशिप का वो मेंशन करोगे। विड्रॉल के रूल्स क्या हैं, रिटायरमेंट और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्या रूल्स हैं उनका भी एक सेपरेट क्लॉज लिखोगे। किस तरीके से कंडीशंस हैं कि कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए आप कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हो। एंड लास्टली आप लिखोगे कि डिसोल्यूशन क्लॉज, कि किस तरीके से वो डिसॉल्व होने वाला है। और लास्ट में सिग्नेचर, साइन बाय ऑल पार्टनर्स विद विटनेसेस इफ नेसेसरी। So this was all about partnership deed. Thank you so much for watching, and do like and subscribe for more such videos. Thank you.